ख़वातीनो हज़रात, आज हमारे साथ उसामा हबीब मौजूद हैं जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में कामयाबी हासिल की है और सेक्शन ऑफिसर के तौर पर एलोकेशन हासिल की है। आज हम इनकी पूरी जर्नी के बारे में इनसे तफसीलन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसामा, आपका रिज़ल्ट अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है। आप मुझे अपनी फैमिली के रिएक्शन के बारे में बताएँगे और अपने रिएक्शन के बारे में जब अपना अपना नाम देखा रिज़ल्ट में, कैसा आपको महसूस हुआ? To be honest, my family was too much excited with the result. Everyone was too much happy. फैमिली से ज़्यादा जो जानने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, एक्सटेंडेड गांव के लोग हैं, हमारे रीजन के लोग हैं, so received a lot of support, a lot of congratulations from all of them, which made me joyous, obviously. So खुशी आपको जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उसका आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल। सो इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड माय फैमिली। वही तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रिटन पार्ट के बाद, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो बंदा थोड़ा-सा डुअल माइंडेड होता है कि रिज़ल्ट किस उसमें होगा। कितनी आपने अपने लिए इसको देखा था कि फ़ोरसी किया था रिज़ल्ट को कि ये इंशाल्लाह पॉज़िटिव ही रहेगा? रिटन के रिज़ल्ट के बाद आई वाज़ एक्चुअली वर्किंग एट मोबलिंग, राइट? सो मोबलिंग में मेरे साथ-साथ जॉब चल रही थी, तो मुझे लाइक ऐसे तैयारी का टाइम भी नहीं मिला इंटरव्यू का। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग प्रिपेयरिंग मच, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी मेरी नहीं थी। राइट। Somehow, one of my mentors, Dr. Tariq Mahmood, recommended me to go to CSPs for interview preparations. And यहाँ पे जो मेरा mock interview हुआ था, that mock interview boosted my confidence so much that I was significantly sure that I would clear the exams and make to the other part of the show. राइट, ग्रेट। तो इसका मतलब ये है कि आपको मॉक इंटरव्यूज़ की से हेल्प प्रिपरेशन मिली अपनी फाइनल जो है जो इंटरव्यू का नहीं, डेफिनेटली मुझे मॉक इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। सो आई वाज़ अ फ्रेश ग्रेजुएट। इससे पहले मैंने कोई पब्लिक सेक्टर में कोई इंटरव्यू नहीं दिया हुआ था। इट वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद एफपीएससी एज़ वेल। सो मॉक इंटरव्यू में जो मुझे गाइडेंस मिली थी पैनलिस्ट की तरफ से, एंड जो उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया था विद देयर पॉजिटिव फीडबैक एंड रीइंफोर्सर्स, it helped me a lot. It gave me so much confidence that उसके बाद I prepared for around 10 to 14 days for the interview and did it eventually. जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यू आर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब, और वो एक फुल टाइम जो जॉब होती है उसका तो प्रेशर एक और ही ज़्यादा किस्म का होता है, और उसके साथ जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी एक हाई प्रेशर वो लेते हैं, तो कैसे मैनेज किया इतना सब कुछ गोइंग ऑन एवरीथिंग? Pressure. So one thing which helped me was discipline. Right? You can't compromise on your current job as well. You have to be honest there as well. Then you have to be honest with yourself as well कि आपने अगर अपीयर होना है इंटरव्यू में, अपीयर होना, तो आपने उसकी भी तैयारी करनी है। So जो अपना वर्क रूटीन है उसको इस तरह कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ था कि 6 पे आई गेट ऑफ फ्रॉम ऑफिस, आई टेक सम रेस्ट टिल 8, 3-4 घंटे तब तैयारी कर लिया। आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली एट अराउंड, आई स्टिल डू वेक अप अर्ली एट अराउंड 5:30। सो जो 2-3 घंटे सुबह ऑफिस जाने से पहले होते हैं उसको यूटिलाइज करना। So it was hard, but discipline helped me a lot through this. तो आप अपने मुझे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी बताइएगा। आपका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा था जिन्होंने आपको हेल्प किया इन दीज़ सब्जेक्ट्स, या बिल्कुल नए सब्जेक्ट्स आपने ऑप्ट किए? नहीं, my educational background, so talking about it, I did my undergrad from LUMS. मैंने 2020 मेरी 2021 में ग्रेजुएशन हुई थी LUMS से। I did my major in finance, accounting and finance मेरा major था, and I also did a minor in public policy. So generally मेरे optionals जो थे, it was accounting and finance and business administration, जो मेरे academic background के अंदर मेरा strong forte था। सो ऑप्शनल्स में आपको आइडिया होगा, पीएमएस में ऑप्शनल्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बिकॉज द मेरिट इज़ वेरी टफ, मेरिट इज़ हाई एंड कंपटीशन इज़ टफ। सो दैट हेल्प मी एज वेल। उसके साथ जो माइनर था पब्लिक पॉलिसी में, एंड उसके साथ मेरे मेंटर्स की गाइडेंस जो मुझे कॉन्स्टेंटली मिल रही थी, इवेंचुअली इट ऑल कल्मिनेटेड इनटू व्हाट हैज़ हैपेंड सो फार। राइट। सो जो आपकी इस जर्नी में मोटिवेशन रही वो क्या रही? वाज़ इट अ लॉन्गर जर्नी, बिकॉज़ आपने मेरे ख्याल है 2021 में जो है ग्रेजुएशन की है, सो ये आपकी पहली अटेम्प्ट बनती होगी? जी, मेरी जो पहली अटेम्प्ट है। आई ग्रेजुएटेड इन 2021 जून, एंड उसके कोई अराउंड 6 to 7 मंथ्स बाद पहली अटेम्प्ट हुई थी मेरी ये पीएमएस की।
PMS एंड CSS दोनों की 7 अटेम्प्ट्स दी थी। तो मोटिवेशन जो है इवेंचुअली फॉर एवरी कैंडिडेट, एवरी एस्पिरेंट, द प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज़ देयर फैमिली, राइट? द फैमिली इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको पुश करते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस देयर। बट फैमिली के साथ-साथ फिर आपका जो सोशल ग्रुप होता है, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। वो भी आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं। ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर्स हैं। देयर इज़ आल्सो अनदर पार्ट व्हिच इंट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर्स। सो व्हाट मोटिवेटेड मी, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर्स थे इसके अंदर, वन वाज आई एंजॉयड द फील्ड। सो व्हाइल आई वाज doing my minor in public policy with Dr. Tariq Mahmood. So he was a former, he is a former civil servant as well and visiting faculty in LAMS में। सो उनकी मेंटरशिप में उनके साथ मैंने जब रिसर्च पे भी काम किया, आई वाज हिज टीचिंग असिस्टेंट एज वेल। सो आई स्टार्टेड एंजॉइंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वहाँ से आ रही थी कि ये चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं, मैं इसमें काम करना चाह रहा हूँ, आई सी अ करियर इन दिस। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ से हुई। एंड ऑब्वियसली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, देयर वर मेनी फैक्टर्स टू इट। राइट, राइट। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि आप अगर जो काम करने जा रहे हैं वो उसको पहले से उसका नो हाउ अगर हो, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? डू यू थिंक कि बहुत से कैंडिडेट्स आई थिंक उनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी उस चीज़ से मैच नहीं कर रहा होता, देन दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन और फिर वो कुछ सब्जेक्ट्स ऑफ करते हैं, दे ऑल्सो गेट एलोकेटेड वगैरह। लेकिन इस सारे में हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट कि अगर आपकी अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन इसमें शामिल हो इस तरह से कि आप उस फील्ड को खुद इंजॉय कर रहे हो? Intrinsic motivation helps a lot. People might differ with me. They may have opposing views as well, because I've seen people जो medical करके civil services clear कर गए हैं top positions में, engineering करके आए हैं from totally different fields. But for me, intrinsic motivation is a crucial part, because like जो civil services का जो journey है, it is tough and long, and it requires a lot of patience. So after like studying regularly 10 to 12 hours a day written के लिए 6-7 महीने, 8 महीने, even at times 1 साल, it requires a force within yourself to be patient, to be consistent and to be disciplined. So intrinsic motivation है, that helps a lot in not giving up, because this journey is tiring काफ़ी ज़्यादा। राइट। अच्छा, जो आपने हमने जब अभी ज़िक्र किया तो आपने कहा कि ऑप्शनल्स में ये आपकी स्ट्रैटेजी ये थी कि हाई स्कोर लेना है क्योंकि कंपटीशन है, बट हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट टू बैलेंस द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स विद द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फोकस अगर एक तरफ हो तो कोई ना कोई सब्जेक्ट रह जाता है। नहीं, this is definitely true. This is what I have learned from this exam as well, this allocation as well. Compulsory पे मेरा पर्सनली इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था। सो ज़्यादातर फोकस मेरा ऑप्शनल्स पे था। ऑप्शनल्स एंड करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स में मेरा पर्सनल थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। दैट्स वाई, मतलब अगर मैं उनको प्रॉपरली टाइम दे पाता तो आई फील दैट आई कुड हैव डन मच बेटर इन दिस एग्जाम्स एज वेल। So balance is necessary to score good allocation, your desired allocation. Numbers आपको compulsory में भी चाहिए, numbers आपको optional भी चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी नोट मेकिंग की, और फिर रेफरेंसेस कैसे आपने लिए? आपकी स्टडी क्या डाइवर्स थी या क्योंकि आपका बैकग्राउंड था तो आप उन्हीं सोर्सेज से कंसल्ट कर रहे थे? स्ट्रैटेजी मेरी सिंपल थी। मैं सिंपल, आई वुड पिक अप अ बुक, नॉट जस्ट वन बुक, मे बी दो, किसी सब्जेक्ट के लिए 2 बुक्स या 3 बुक्स में उठाता था। आई वुड गो थ्रू द बुक्स, पढ़ते पढ़ते साथ अपने नोट्स भी मैं ऐड कर रहा होता था। फिर द गुड पार्ट वॉज कि मैंने अपने जो अंडर ग्रेड के नोट्स हैं सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो संभाले हुए थे। सो फाइनेंस के, पब्लिक पॉलिसी के वो नोट्स, वो लेक्चर्स, वो सारे मेरे पास पड़े हुए थे। मैंने उसको फिर जो CSS की जो प्रिपरेटरी बुक्स हैं उनके साथ मिक्स करके एक अपनी सेपरेट जर्नल बनाई हुई थी, विच हेल्प मी अ लॉट थ्रू दिस। राइट, तो आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स क्या थी? उस पे आपका कोई फोकस था या यू वर लाइक एक चीज़ को अच्छी तरह से स्ट्रक्चर कर लिया, किसी आंसर को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर दिया तो दैट इज़ इनफ, या यू थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लिखने में भी उतने अच्छे हों और अपनी आपके पेपर की अपीयरेंस एटलीस्ट थोड़ी सी आउटस्टैंडिंग हो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पेपर्स?
I have a very firm belief in कि आपकी जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक है एंड आपकी अपीयरेंस है, they make or break your paper. Uh, I speak about this with my friends as well. So, for example, just putting it a scenario out there. एक जो एग्जामिनर है, he is going through like maybe probably 100 papers a day or 100 papers a time जो उसने चेक करने हैं. एंड एवरी वन इज़ कॉम्पिटेंट इनफ जो वहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, सारे कॉम्पिटेंट हैं, एवरी वन हैज़ गुड बैकग्राउंड, एवरी वन हैज़ वर्कड हार्ड. सो हाउ डू यू outshine them, or how do you outcompete them, or how do you make yourself stand out, right? So वो जो उसके लिए जो तरीका है, हेडिंग्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, जो आपको फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं अकेडमीज में, आप खुद भी सीखते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं. यू आर मेकिंग द लाइफ ऑफ द एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी आप आसान कर रहे हैं. सो इट मेक्स हिम हैप्पी एज वेल कि इस बंदे ने लाइक हमारा आधा काम आसान कर दिया थ्रू दिस. बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं. तो आप थोड़ा सा मुझसे शेयर करेंगे कि व्हाट वाज द डिस्टिंक्टिव फैक्टर्स, कैसे आप इलस्ट्रेशन ज़्यादा बनाते थे, मैप्स ज़्यादा बनाते थे, व्हाट डू यू थिंक कि जो आपके पेपर को आउटस्टैंड करता था, या फैक्ट्स आपने ज़्यादा कोट किए हैं? मेरी एक आई हैड अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉर अटेम्प्टिंग द पेपर. सबसे पहले मैं टाइम डिवाइड कर रहा होता था. अगर 3 घंटे का पेपर है, जो CSS का अटेम्प्ट था उसमें भी, उसके हवाले से भी अगर मैं बात करूँ, 3 घंटे का पेपर है, आपने 20 MCQs करने हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. So 20 minutes for those 20 MCQs, and then I would divide the rest of the time equally between the 4 questions. फिर आइडेंटिफाई कर लिया ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, फिर हर क्वेश्चन में इक्वली टाइम डिवाइड किया. एंड बिफोर अटेम्प्टिंग एवरी क्वेश्चन, जिस तरह हम ऐसे में करते हैं, हम आउटलाइन बनाते हैं. आई वुड टेक 5 to 10 मिनट्स कि मैं इसकी प्रॉपर आउटलाइन बनाऊँ. जब आप आउटलाइन बना रहे हैं तो आप बहुत प्रिसाइज वहाँ पे हो रहे हैं कि आपको समझ आती है मैंने क्या लिखना है, मैंने क्या नहीं लिखना, मैंने कितनी लेंथ देनी है, कहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल फिट आ रही है. सो जिस तरह मैं ऐसे अटेम्प्ट कर रहा होता था, मैं इंडिविजुअली हर क्वेश्चन को एज एन ऐसे ट्रीट कर रहा था. पहले मैं उसकी एक रफ आउटलाइन बना रहा होता था क्वेश्चन पेपर की बैक साइड पे पेंसिल से, एंड देन आई वुड गो ऑन अटेम्प्टिंग द पेपर, then with supporting examples as well as illustrations, so making the paper more engaging as well. और इसके अलावा जो एसए का इंग्लिश का पार्ट है, सॉरी, हमारे पास, क्योंकि देयर बी पीपल जो कि जीबी से अभी देख रहे होंगे, एंड इन ख़ास तौर पे कश्मीर और जीबी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती अबाउट दिस. तो आप मुझे इंग्लिश के बारे में बताएंगे कि आपका इंग्लिश का जो पेपर है, डज इट कंसिस्ट ऑफ एसए एज वेल, एंड उसमें उसकी कैसी तैयारी आपने की? इंग्लिश का पार्ट जो है, that consists of essay and precis both. सो जो CSS का प्रेसी का पेपर है, वो सारा PMS में, GB के PMS में, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पेपर. पूरा प्रेसी का पेपर जो CSS का है उसी फॉर्मेट में. एंड उसके साथ ऐसे भी है 50 मार्क्स का. CSS में आपका 100 मार्क्स का ऐसे है, यहाँ पे 50 मार्क्स का ऐसे है. द चैलेंज इज़ कि जो 2 पेपर्स आपने CSS में 3 आवर्स की 2 डिफरेंट टाइम्स, मतलब 3 आवर्स 3 आवर्स 6 घंटे में करना है, वहीं सेम पेपर आपने यहाँ पे 3 घंटे में करना है. सो दैट गेट्स चैलेंजिंग कि आप 3 घंटे के अंदर फिर प्रेसी का 100 मार्क्स का भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर ऐसे भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 50 मार्क्स का. बट द गुड पार्ट इज़, जैसे CSS के ऐसे में आपको CSS के पेपर्स में आपको इंग्लिश ऐसे पास करना कंपलसरी है, इसमें आपको कलेक्टिवली पूरा पेपर पास करना है. सो यू हैव टू स्कोर 150 आउट ऑफ 150. इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप सिर्फ ऐसे पास करना मैंडेटरी नहीं है. लाइक CSS के उसमें कंबाइंड स्कोर आपका इस पूरे पेपर में 150 आना चाहिए 150 में से. ऑलराइट. सो ओवरऑल चूंकि 900 मार्क्स का आई गेस आप लोगों का रिटर्न होता है जीबी का, तो उस तरह से 150 मार्क्स की हर पेपर की डिवीजन की जाती है, और उस हिसाब से एसए को फिर कंबाइन कर दिया गया है इसके साथ. बट स्टिल इट गेट्स चैलेंजिंग बिकॉज टाइम तो आपके पास बहुत लिमिटेड होता है, और उसमें फिर आपने एसए की लेंथ को देखना होता है. सर, आपका इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा मोमेंट जो आपको मेमोरेबल लगा हो, या फिर आप जा रहे थे तो हाउ इज़ द फीलिंग, और क्या प्रेशर होता है डिस्पाइट कि आपकी तैयारी अच्छी हो, वो मोमेंट आप हमारे साथ शेयर करें? My interview would forever remain there in my memory. No one knows this, but while going to the interview, सुबह जाते जाते रास्ते में, like I was driving my car and मेरा एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में. तो वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि इंटरव्यू से पहले आपका एक्सीडेंट हो रहा है रास्ते में. इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था. द पैनलिस्ट वर वेरी welcoming. They were trying to grill me. I had heard this from people that if they see a potential in you, if you are in the competition, they try to grill you.
दे वर डूइंग दैट एंड वो जो कर रहे थे, ग्रिल करने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ-साथ मुझे और कॉन्फिडेंस भी आ रहा था कि यार ये ग्रिल कर रहे हैं, दे आर डेफिनिटली सीइंग समथिंग इन मी, हुँ। दे आर गोइंग डीपर इनटू द कन्वर्सेशन। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा एक इंटरव्यू का। एंड लाइक आई सेड, जो यहाँ पे मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, दैट हेल्प्ड अ लॉट, दैट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस। मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था ऑन डूज़ एंड डोंट्स, एंड जो चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा था, जो मैंने वहाँ पर रिपीट नहीं करनी थी, उन व्हाट आई कुड हैव डन बेटर देयर। सो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ से फीडबैक मिला था। फाइनली सर, आपका मैसेज क्या है उन लोगों के लिए जो इस जर्नी में एक तो शामिल हो चुके हुए हैं और जो अभी अटेम्प्ट्स देंगे, और ख़ास तौर पे आपके इलाके के लोग जिन्होंने बहुत सेलिब्रेट भी किया है आपकी कामयाबी को, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, और क्या फाइनल एडवाइस क्या होगी आपकी? जो एस्पिरेंट्स हैं स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान के लिए द कंपटीशन इज़ अ बिट टफ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सीएसएस। 1% कोटा एलोकेट हुआ है। उसमें से 2 सीटें आती हैं, एक आपको अच्छी एलोकेशन मिल जाती है, एक फिर आपको सब पार किसी नॉट एग्जैक्टली सब पार नॉर्मल ग्रुप में मिल जाती है। द कंपटीशन इज़ वेरी टफ, जी फॉर स्पेशली फॉर जीबी स्टूडेंट्स। एंड अनलाइक प्रीवियस टाइम्स, इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आप एग्ज़ाम पास करेंगे इस बार एंड गोइंग फॉरवर्ड। हमारे बैच के साथ, हमारे पिछले बैच के साथ भी ये हुआ है। You need to outpace yourself, you need to work hard, you need to go for open merit. आपने उस लेवल पे मेहनत करनी है, आपने उस लेवल पे एफर्ट पुट करनी है कि आप ओपन मेरिट के लिए कॉम्पीट करें। एंड प्रीवियस हमारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान से अच्छे खासे एस्पिरेंट्स ने ओपन मेरिट पे पोजीशंस हासिल की हैं। सो उस अप्रोच के साथ अगर आप जाएंगे कि इफ़ यू वांट टू गो इनटू सिविल सर्विसेज, यू नीड टू प्रिपेयर कि आप ओपन मेरिट पे सबके नेशनल लेवल पे compete करना चाह रहे हैं, आपका वो इरादा है, देन आई थिंक नो वन कैन स्टॉप यू। It was great meeting you, great talking to you. Thank you so much. थैंक यू।